हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटा प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज हम लोग जो है उदय सीरीज़ के अंदर अपने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं विच आर गिवन इन योर मैकमिलन बुक। और आज पर्टिकुलरली हम लोग जो मॉड्यूल ए के अंदर एमसीक्यूज़ गिवन है इन द एंड ऑफ ईच चैप्टर, उन सभी एमसीक्यूज़ को जो है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। अब दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। अब देखिए, आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड रिस्क इज लेस एज द क्लाइंट बेस इज लार्ज, इनकम इज रिलेटिवली मोर एज द स्प्रेड इज मोर, स्टेबल मॉडल विद लेस वॉलेटिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए गाइस, रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को, देखिए, हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि बैंकिंग क्या होती है। देखिए, बैंकिंग का काम क्या है? बैंकिंग के थ्रू हम लोग एक्चुअल में जो हाउस होल्ड्स रहते हैं, उनकी जो सेविंग्स रहती हैं, उनको मोबिलाइज करने का काम करते हैं टू द इंडस्ट्रियल एंटिटीज़ या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़। जो हमारी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं या फिर जो हमारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती हैं, वहाँ तक फंड को चैनलाइज करने का काम बैंक के द्वारा किया जाता है। अब जब भी बैंक के द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, बैंक के द्वारा जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर किए जाएंगे, वो टारगेटेड कस्टमर अगर इंडिविजुअल कस्टमर्स रहते हैं, तो उन पर्टिकुलर सर्विसेज को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिटेल बैंकिंग सर्विसेज बोल देते हैं। अब देखिए, एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड, ऑप्शन ए को पहले देखते हैं, रिस्क इज लेस एज द क्लाइंट बेस इज लार्ज। अब देखिए, रिटेल बैंकिंग के अंदर रिस्क हम लोगों को कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि क्लाइंट बेस बड़ा है। क्लाइंट बेस बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स आर देयर, मास नंबर ऑफ कस्टमर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब अलग अलग तरह के कस्टमर्स ने अलग अलग तरह के जो लोन है वो ले रखे होंगे, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज ले रखे होंगे। जैसे किसी ने होम लोन ले रखा है, किसी ने व्हीकल लोन ले रखा है, किसी ने एजुकेशन लोन ले रखा है। तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि एक ही पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो सभी के सभी जो लोन अकाउंट्स हैं वो डिफॉल्ट कर जाएं। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिस्क इज लेस एज द क्लाइंट बेस इज लार्ज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि वाई ऑप्शन ए इज द राइट वन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनकम इज रिलेटिवली मोर एज द स्प्रेड इज मोर। तो हम लोगों को यहाँ पे इनकम जो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है एक रिटेल बैंक की, इन बिकॉज यहाँ पे जो स्प्रेड है वो ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब ये स्प्रेड का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में कौन से स्प्रेड की बात की जा रही है? इंटरेस्ट स्प्रेड की बात की जा रही है भाई। ठीक है, इंटरेस्ट स्प्रेड इज मोर इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। क्यों है इंटरेस्ट स्प्रेड मोर? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो रिटेल बैंकिंग के कस्टमर्स हैं, उनको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, एक डिपॉजिट प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। इसी तरह से उनको लोन्स जो ऑफर किए जाते हैं, वो लोन्स हमारे पार्ट बनते हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का। दीज आर करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट। अब हम लोग देख पाते हैं कि टिकट साइज जो है बहुत ही लो है यहाँ पे। मतलब जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा अगर सेविंग अकाउंट में फंड डिपॉजिट किया जा रहा है, तो वो भी बहुत ही कम अमाउंट का रहता है, और लोन अगर लिए जा रहे हैं वो भी बहुत ही कम अमाउंट के रहते हैं। अब लोन चाहे कम अमाउंट के हों चाहे ज़्यादा अमाउंट के हों, जनरली यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लोन्स के ऊपर एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर से चार्ज किया जाता है, जबकि सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ऑफर किया जाता है। इसके अलावा करंट अकाउंट के केस में तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर ही नहीं किया जा रहा है, तो क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्प्रेड बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि लोन के ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट स्प्रेड इज मोर, जिस वजह से इनकम हम लोगों को यहाँ पे जो रिलेटिवली ज़्यादा देखने के लिए मिलती है इन कंपेरिजन टू द, किसके रिलेशन में? कॉर्पोरेट बैंकिंग के रिलेशन में भी। इसके अलावा स्टेबल मॉडल विद लेस वॉलेटिलिटी। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो रिटेल बैंकिंग का मॉडल है, इसके अंदर जो क्रेडिट की डिमांड है वो बहुत ही स्टेबल रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को फ्लक्चुएशन डिमांड के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है। मोर और लेस सेम लेवल का जो क्रेडिट है उसकी डिमांड हमारे टारगेट कस्टमर्स के द्वारा यहाँ पे की जाती है, तो इसीलिए देयर इज लेस वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। अब इसके अलावा अगर हम लोग कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में तो जैसे अगर मार्केट बूम फेज में है तो ज़्यादा क्रेडिट की डिमांड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ है वो कमाना चाहेंगी। बट रिटेल बैंकिंग के अंदर जो क्रेडिट की डिमांड है वो हम लोगों को लेस स्टेबल देखने के लिए मिलती है, लेस वॉलेटिलिटी वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्टेबल मॉडल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि भाई वाई ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। हम लोगों ने तीनों ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया।
आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, कौन सी एडवांटेज नहीं है अब। सो योर ऑप्शंस आर हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल, हाई कस्टमर लॉयल्टी, लेस वॉलिटिलिटी इन बिजनेस या फिर हाई डिफॉल्ट रेट्स। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाई डिफॉल्ट रेट्स। अब एडवांटेज कौन सा नहीं है, तो हाई डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट रेट ज़्यादा होगा तो दैट इज़ नॉट एन एडवांटेज, दैट इज़ अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। अब हम लोगों को हालांकि जो डिफॉल्ट रेट्स हैं वो इन कंपैरिजन टू कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में कम देखने के लिए मिलते हैं, बट अगर हाई डिफॉल्ट रेट हो जाता है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए एडवांटेज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। इसके अलावा हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल रहता है रिटेल बैंकिंग में। क्यों है क्रॉस सेलिंग का पोटेंशियल, क्योंकि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज करके अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको एड्रेस किए जा सकते हैं, उनकी प्रेजेंट नीड को फुलफिल करने वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ साथ में जो उनकी फ्यूचर नीड को एड्रेस करें वो प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेलिंग करना। तो हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल है यहाँ पे, हाई कस्टमर लॉयल्टी है। आपके बैंक के साथ में जो एक बार कस्टमर जुड़ गया वो आप लोगों के बैंक के साथ में जुड़ा रहता है एक लंबे टाइम तक, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे जो कस्टमर लॉयल्टी देखने के लिए मिलती है। आफ्टर दैट लेस वॉलिटिलिटी इन द बिजनेस, ऑलरेडी हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया कि भी वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मोर और लेस सेम टाइप ऑफ डिमांड हम लोगों को क्रेडिट की देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। हाई डिफॉल्ट रेट इज़ नॉट एडवांटेज, इट इज़ अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। भी डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है, जब कस्टमर के एंड से हम लोगों को पेमेंट आना बंद हो जाती है इन केस ऑफ लोन अकाउंट्स, उसको बोलते हैं कि कस्टमर डिफॉल्ट कर गया या फिर लोन अकाउंट में जो है वो डिफॉल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो हाई डिफॉल्ट रेट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, इट इज अ कंस्ट्रेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। After that, next question is which one of the following is not a part of retail banking? Internet banking, mobile banking, providing term loan for the projects या फिर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। अब देखिए रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रिटेल बैंकिंग के अंदर ऑफर की जाती है। बट ये जो टर्म लोन प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, इट इज़ प्रोवाइडेड इन कॉर्पोरेट बैंकिंग। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग के केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लोन्स जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं भी, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 द फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग विल डिपेंड मेनली ऑन। अब हम लोगों को 2019 के अंदर जो आउटब्रेक देखने के लिए मिला, जो पेंडेमिक देखने के लिए मिला कोविड-19, उसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि जो रिटेल बैंकिंग का फ्यूचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब ब्रांच बैंकिंग के ऊपर, ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग के ऊपर, डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, या फिर नन ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिजिटल बैंकिंग। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कोविड-19 के टाइम पे जो इकोनॉमी थी वो लगभग हॉल्ट कर चुकी थी, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो लगभग स्टॉप हो चुकी थी। अब उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ जो बैंक्स ने भी किया, जिस वजह से बैंक्स ने अपने कुछ एपीआईज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस डेवलप किए और अपने जो डेटा था उसको शेयर किया गया विद सम फिनटेक्स, जिसके थ्रू बैंक्स जो थे वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को फिर से जो था वो इनकी ग्रोथ सेक्टर को जो था वो बूस्ट कर पाएगा। सो डिजिटल बैंकिंग के ऊपर जो है वो फ्यूचर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, डिपेंडेंट हो गया है आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 भी, क्योंकि कोविड-19 के बाद ही हम लोगों को जो मेजर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। After that, next is the proportion of housing loan in retail loan segment is more than 50%, 60%, 70% या फिर 40%। सो अब देखिए हम लोगों को एक आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की हुई देखने के लिए मिलती है इन योर मैकमिलन बुक इटसेल्फ। उसी रिपोर्ट में से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि जो इंडिया के अंदर हाउसिंग लोन सेगमेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है ऑफ द टोटल रिटेल सेगमेंट गाइस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ डायरेक्टली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो हाउसिंग लोन की रहती है इन द रिटेल लोन सेगमेंट। मतलब अगर 100 लोन जो है वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर, तो उनमें से 50 से ज़्यादा या फिर 50% जो लोन है वो हाउसिंग लोन्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं गाइस। मोर देन 50%, तो 50% से ज़्यादा लोन जो है वो हाउसिंग लोन रहते हैं भाई, एज पर दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस। 2021 के अंदर वो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, ट्रेंड्स इन बैंकिंग गाइस। ठीक है,
After that, next is the business model followed by banks are for retail banking are strategic business unit approach, departmental approach, integrated approach या फिर any one of the above. So what should be the right answer? The right answer will be option number D. तो देखिए रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को जो तीन तरह के बिजनेस मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं. सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच. अब इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइंस. भी अलग अलग तरह की जो प्रोडक्ट लाइंस रहती हैं, अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनके बेसिस के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बोल देते हैं गाइस. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट अप्रोच इज डिपार्टमेंटल अप्रोच. अब देखिए डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड तो किया जाएगा, बट यहाँ पे जो डिवीजन रहेगा, डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, जो कि अलग अलग टीम्स के द्वारा जो है परफॉर्म किए जाएंगे इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स. सो दिस इज डिपार्टमेंटल अप्रोच. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच. अब जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, तो अगर इस सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू अगर उसको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं हो पा रही, तो ऐसा नहीं है कि वो 10-12 और प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा. इसी सिंगल प्रोडक्ट लाइन के थ्रू विद द पैसेज ऑफ टाइम स्केलेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश की जाती है गाइस. सो दिस इज इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक कोहेसिव अप्रोच गाइस. अब इंटीग्रेटेड अप्रोच का यूज कौन से बैंक्स के द्वारा किया जाता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के द्वारा इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज किया जाता है. डिपार्टमेंटल अप्रोच का यूज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई हम ये जो हमारे क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से, इनके द्वारा हम लोगों को इसका यूज होता हुआ देखने के लिए मिलता है. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. इनमें से किसी भी मॉडल का यूज जो है बैंक्स के द्वारा किया जा सकता है. अभी तीन तरह के मॉडल हम लोगों ने देखी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच. After that, next is foreign banks which entered in retail banking activities when not able to achieve the business objective. They continued with their business in spite of being profitable, moved out of the business, changed their focus with some strategic changes या फिर none of the above. तो फॉरेन बैंक्स ने जब रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के अंदर एंटर किया और उनको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया भाई, दे सडनली मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस. क्योंकि उनका वो उन्होंने एंटर ही इसी पर्पज से किया हुआ था कि भाई अगर हम लोगों को अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अपने जो रेवेन्यूज़ हैं अगर वो अचीव होंगे, अपने प्रॉफिट्स अचीव होंगे, तभी हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे. अदरवाइज दे विल बी मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस. सो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर भी. अब देखिए हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बैंक्स के द्वारा जो है वो अलग अलग तरह के जो ये मॉडल्स ऑप्ट किए जाते हैं, इन मॉडल्स को ऑप्ट करने से पहले बैंक्स कुछ कंसिडरेशन करता है. उन्हीं में से हम लोगों को जो कंसिडरेशन है वो देखने के लिए मिलती है कि भाई पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव क्या है बैंक का, और एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव. तो कौन से बैंक्स जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ ऑपरेट करते हैं? फॉरेन बैंक्स पे. ठीक है. उनको जब उनके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हुए नहीं दिखने के लिए मिलते हैं, तो वो एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से. इसका एग्जाम्पल क्या था? बीएनपी पारिबास नाम का एक बैंक था. ठीक है. बीएनपी पारिबास नाम का एक बैंक था जिस बैंक ने बहुत ही एग्रेसिवली रिटेल बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंटर किया, बट जब उसको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, देन दे सडनली मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस पे. ठीक है. After that, next is the suitability of a business model or approach of a bank depends upon corporate strategy only, business mix only, या फिर business objective only, या फिर all of the above. तो जब भी बैंक के द्वारा जो हो किसी एक मॉडल को ऑप्ट किया जाएगा, किसी एक अप्रोच को ऑप्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे हम लोगों को जो हो क्या सुटेबिलिटी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे जिनके ऊपर हम लोग जो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन से मॉडल को ऑप्ट करना है. सो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आप लोगों के सामने, एंड फोर्थ वन इज द ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव भाई. सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि भाई बैंक को जब भी मॉडल को ऑप्ट करना है, तो पहले बैंक डिसाइड करेगा कि मुझे जो है वो किस तरह से, कौन से जो है कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ में जो इंटीग्रेशन करनी है, सो दैट मैं डिजिटली जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको लॉन्च कर पाऊँ. दिस विल बी द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. बिजनेस मिक्स का मतलब क्या है? बैंक विल डिसाइड कि मुझे कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, हु विल बी माई टारगेटेड कस्टमर, कौन से मार्केटिंग चैनल का यूज करके मुझे जो मार्केटिंग करनी है. दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ बिजनेस मिक्स. नेक्स्ट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव. बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, मार्केट शेयर मुझे कैसे बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट कितने अचीव करने हैं. सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जिनको कंसीडर किया जाता है बिफोर ऑप्टिंग फॉर any kind of business model guys. So option D will be the right one here. After that, next question is business models of the retail banking are being drawn based on various aspects. In this context, which one of the following aspect is incorrect? Product, capacity, delivery channel या फिर टेक्नोलॉजी. तो हम लोग देखते हैं कि भाई बिजनेस मॉडल जो रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं. अब इनमें से कौन सा वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज इनकरेक्ट, कौन से एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है फॉर बिजनेस मॉडल्स in retail banking. So the right answer here will be option number
ऑप्शन नंबर डी गाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर डेफिनेटली किस तरह का प्रोडक्ट आप लोग लॉन्च कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा बिजनेस मॉडल ऑप्ट करना है। कैपेसिटी, आई थिंक हेयर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, नॉट ऑप्शन डी गाइस। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर। कैपेसिटी जो है वो हमारा एस्पेक्ट नहीं रहता है जब भी हम लोगों ने बिजनेस मॉडल को जो है ऑप्ट करना होता है। डिलीवरी चैनल, ऑब्वियसली कौन सी डिलीवरी चैनल के थ्रू हम लोगों को जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो डिलीवर करना है, क्या ऑनलाइन चैनल के थ्रू करना है, ऑफलाइन चैनल के थ्रू करना है, किस चैनल के थ्रू करना है। सो डिलीवरी चैनल इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। टेक्नोलॉजी, हम लोगों को टेक्नोलॉजी किस तरह से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का यूज करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, सो दैट जो कस्टमर है उसको ईज और कन्वीनियंस फील हो। बट कैपेसिटी इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट जो कि हम लोग कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग गाइस। सो ऑप्शन बी will be the right one here. After that, next question is the implementation models followed by the banks for retail banking includes horizontally organized model, vertically organized model, predominantly vertically organized model, and predominantly horizontally organized model. So your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is 1, 2, 3 and 4. अब चार तरह के implementation models हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल के अंदर अलग अलग डेटा सेट का यूज करके अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल। वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के अंदर एक कॉमन डेटाबेस का यूज करके मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। अब इट इज़ अ वेरी आइडियल मॉडल विद रिस्पेक्ट टू दिस इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल क्या है, जहाँ पे वैसे तो हम लोग एक कॉमन डेटाबेस का ही यूज करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे, जैसे मान लो एक कॉमन डेटा सेट का यूज करके एफडी, लोन, ठीक है, इसके अलावा हमारा सेविंग्स अकाउंट, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज बना लिए। बट इन सम रेयर केस सिनेरियो अलग अलग डेटा सेट का यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाएंगे इन केस ऑफ प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इसी तरह से प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि वैसे तो जनरली अलग अलग डेटा सेट का यूज करके ही अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जाएंगे, बट इन सम रेयर केस सिनेरियो कॉमन डेटा सेट का यूज करके भी अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो बना लिए जाएंगे। सो ये हम लोगों ने चार तरह के मॉडल्स, इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स के बारे में बात कर ली जिनके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अभी। सो दीज आर दी 4 काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स जो कि बैंक्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं फॉर द रिटेल बैंकिंग भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following ways the price structuring of the product and service is attempted by the bank? Standalone pricing for different product and services, special quotes for high value deposits, bundled pricing या फिर holistic pricing based on the total relationship. Your options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D. तो तीनों ही तरह की जो प्राइस स्ट्रक्चरिंग है वो यूज की जाती है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। स्टैंडअलोन प्राइसिंग क्या है, जहां पे जैसे मान लो अगर एफडी प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है और लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, तो एफडी के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है और लोन के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है कस्टमर से, दोनों को इंडिपेंडेंटली एक्सेस किया जो है वो यहाँ पे एसेस किया जाएगा, उसको बोल देंगे स्टैंडअलोन प्राइसिंग। आफ्टर दैट स्पेशल कोड फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि हमारे जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनके लिए स्पेशल कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो दिस इज स्पेशल कोड प्राइसिंग। नेक्स्ट इज बंडल्ड प्राइसिंग। बंडल्ड प्राइसिंग या फिर होलिस्टिक प्राइसिंग क्या होती है, जहाँ पे एक बंडल के अंदर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जैसे एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा लोन हो गया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का एक बंडल बना दिया जाएगा और उस बंडल का एक होलिस्टिक प्राइस जो हो कस्टमर को पिच ऑन किया जाएगा बेस्ड ऑन द टोटल रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कि भाई कस्टमर के साथ कितने टाइम से जो हो बैंक का रिलेशनशिप मेंटेन है और कस्टमर की जो पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल डेटा और प्रोफेशनल डेटा है उन डेटा के बेसिस के ऊपर कस्टमर की नीड को एनालाइज करके उन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस बंडल के अंदर विच विल बी केटरिंग द कस्टमर नीड पर्टिकुलरली। सो दिस इज बंडल्ड प्राइसिंग, जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक बंडल के अंदर रख दिया जाता है और उस बंडल का प्राइस फिर कोट किया जाता है गाइस। सो तीन तरह की प्राइस स्ट्रक्चरिंग को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द रिटेल बैंकिंग? ऑनलाइन बैंकिंग, मीडियम बिजनेसेस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिटेल बैंकिंग का पार्ट क्या नहीं बनेगा भाई? कॉर्पोरेट एंटिटीज। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। बाकी ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर। मीडियम बिजनेसेस आर द टारगेटेड कस्टमर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनको हम लोग जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, those are the high net worth individuals. So these are also the part of retail banking, but corporate entities are the part of corporate banking भी।
After that, next question is which one of the following forms is the backbone of retail banking income? So retail banking की income का backbone क्या है भाई? Retail liability products, asset products, treasury products या फिर both A and B. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is asset products. अब देखिए asset products जो हैं वो retail banking की backbone क्यों है? क्योंकि asset products का part क्या बनते हैं? Loan and advances. अब वाई दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि लोन और एडवांसेस के थ्रू इंटरेस्ट की फॉर्म में जो इनकम है वो एक बैंक को अर्न होती है. सो बिकॉज देयर इज इनफ्लो ऑफ फंड टुवर्ड्स द बैंक विद द हेल्प ऑफ दिस लोन एंड एडवांसेस विच आर दी पार्ट ऑफ एसेट प्रोडक्ट्स. तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिटेल एसेट प्रोडक्ट बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफ्लो ऑफ फंड हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है टुवर्ड्स द बैंक इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट गाइज. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं? लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं कासा डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स. ठीक है, कासा डिपॉजिट्स मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट. टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. ठीक है, सो व्हाई दीज आर द पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स नाउ? बिकॉज इनके केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब भी कस्टमर अपना फंड डिपॉजिट करते हैं इन लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो बैंक को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो कस्टमर को देना पड़ता है, बिकॉज देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक साइड. दैट इज वाई दीज आर द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स भी. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अंडर विच कैटेगरी ऑफ सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉल? जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है वो कौन सी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के पार्ट बनता है? रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट, रिटेल एसेट प्रोडक्ट, या फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हियर भी. ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. ऑप्शन सी दैट इज थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स. अब रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट क्या बनते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट. दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स. रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट क्या बनेंगे? लोन्स एंड एडवांसेस विल बी द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट्स जिनके केस में बैंक को जो एक फी बेस्ड इनकम अर्न होती है और बैंक डायरेक्टली रिस्क के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी. जैसे इनको हम लोग जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, इसका पार्ट इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन, सेल ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स. ठीक है, सो दीज ऑल आर दी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी. ठीक है, इनको हम लोग अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का पार्ट भी मान लेते हैं गाइस. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग which is the definition of profitability? Profitability is the measure of an organization's profit relative to its expenses. It compares how much profit a company makes compared with its overall revenue and cost. Profitability is a measurement of efficiency and अल्टीमेटली इट्स सक्सेस और फेलियर, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो प्रॉफिटेबिलिटी की डेफिनेशन के रिगार्डिंग पूछा गया है यहाँ पे. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंस. देखिए गाइस, प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी इन दोनों को हम लोग बहुत ही जो है वो कॉमनली यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे की जगह, बट देर इज़ अ थिन डिफरेंस. प्रॉफिट एक्चुअल में क्या है? प्रॉफिट इज़ एन एब्सोल्यूट नंबर. भाई 50% प्रॉफिट हो गया, 70% प्रॉफिट हो गया, 90% प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअल में हम लोगों को बताती है कि कितने एफिशिएंटली हम लोग जो है वो एक रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं. मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके जब मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर देंगे उसको बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी. सो प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंस. कितना खर्चा किया और कितना प्रॉफिट कमाया, उससे हम लोग जो है प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाते हैं. It compares how much profit a company makes compared with its overall revenue and cost. अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई. And profitability is the measurement of efficiency. Ultimately it's success or failure. So efficiency को measure करने में profitability का use हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. प्रॉफिटेबिलिटी की ही ये सारी डेफिनेशंस हैं यहाँ पे जो दी गई हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग्स विच वन इज नॉट अ मेजर ऑफ प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेटेड प्रॉफिट, या फिर नेट प्रॉफिट. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेटेड प्रॉफिट. अब देखिए हम लोगों को 3 मेजर्स ऑफ प्रॉफिट देखने के लिए मिलते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? इनके फॉर्मूलाज आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं. ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है. इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा उसमें से सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकाल दिए जाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा. इसी तरह से नेट प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे हम लोग? जब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग जो है वो टैक्सेस और जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो जब निकाल लेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. सो दीज आर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट भी. नेटेड प्रॉफिट कुछ नहीं होता, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन विच इज नॉट अ मेजर ऑफ प्रॉफिट भी. After that, which of the following statement is incorrect here? So your options are: profit is an absolute amount, whereas profitability is a relative one.
Profitability is an absolute amount, whereas profit is a relative one. Profitability is the measurement of efficiency of a company in relation to the size of a business, whereas profit is an absolute number determined by the amount of income or revenue above and beyond the cost or expense of an entity incurs. Option D क्या बोल रहा है? Although a company can realize a profit, this does not necessarily mean that the company is profitable. So incorrect statement आप लोगों को यहाँ पे बतानी है. What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is profitability is an absolute amount. भाई profitability एक absolute amount नहीं है, profit एक absolute amount है, जबकि profitability क्या है? Profitability is a relative term भी. So that is why option B will be the right one here, क्योंकि incorrect यहाँ पे पूछा गया था. ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि correct पूछा जा रहा है एग्जाम में या फिर incorrect पूछा जा रहा है अभी. Next is increased staff productivity is one of the most important tool to increase branch profitability. Out of the following, which one is not true? Reducing process cost, clearly defined expectations and scorecards, improved in motivation and reward system, technology alone is sufficient to increase the staff productivity. So what should be the right answer? The right answer will be option number D. So भाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप लोग जो स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. अगर आप लोगों को स्टाफ को की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करती है. बट इसके साथ साथ में आप लोगों को जो है एम्प्लॉयज़ का मोराल भी बूस्ट करना है, उनको जॉब रोटेशन प्रोवाइड करनी है, उनको एक हाइब्रिड वर्क कल्चर प्रोवाइड करना है, सो दैट वो लोग अपने काम के प्रति जो है वो अपने आप को एक इंपॉर्टेंस फील करवा सके, उनको समझ आए कि यार हम लोग जो काम कर रहे हैं दैट इज़ वेरी मच ऑफ द अटर इंपॉर्टेंस गाइज. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अलॉन इज नॉट सफिशिएंट फॉर इंक्रीजिंग द स्टाफ प्रोडक्टिविटी. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन. सो गाइज दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. आज हम लोगों ने मॉड्यूल ए के अंदर जो 4 चैप्टर्स गिवन है आप लोगों की मैकमिलन बुक के अंदर, उन चारों चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं बुक चैप्टर के एंड में दिए हुए, उन सभी एमसीक्यूज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम तो आप लोग गाइज एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं. यहाँ जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है. जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही अलग अलग तरह के कोर्सेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में. अब ये जो जीआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स है इसके अंदर जीआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी. साथ ही साथ आप लोग जो है वो यहाँ पे एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस अटेंड करने को आप लोगों को मिल जाएंगी, और जो प्रिपरेशन यहाँ पे आप लोगों को करवाई जाएगी कॉम्प्रिहेंसिवली दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट की रहती हैं गाइज. इसके अलावा रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी. सो दिस कुड बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर जीआईबी प्रिपरेशन. अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, सो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन. यहीं पे INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करके आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस के थ्रू 120 आवर्स की ड्यूरेशन में आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे. रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे और आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस. सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं. तो ये तो हो गई लाइव क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स के बारे में बात. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है, आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे भी. सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जीआईबी प्रिपरेशन. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अब आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि मॉड्यूल ए दैट इज जिसके अंदर 4 चैप्टर्स गिवन है, उन चारों चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, जो कि आप लोगों की मैकमिलन की बुक के अंदर भी गिवन गए हैं. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. थैंक यू.